नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज एक हैरान कर देने वाली कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कहानी की शुरुआत सुल्तानपुर से होती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर, जो अयोध्या जो जिला है अयोध्या उससे सटा हुआ है, यानी करीब में है। उससे सुल्तानपुर में लगभग 17 जनवरी का दिन था, यानी आज से एक दो महीने पहले जब नया साल शुरू हुआ था। 17 जनवरी के दिन सुबह सुबह लोग रास्ते से जा रहे थे। अचानक लोगों की नाक में एक महक आती है, आग जलने की, यानी कुछ जल रहा है। और वो जलने की बदबू कुछ अलग थी, जैसे कि शमशान घाट के आसपास से गुजरो ना, उस तरह की बदबू आती है। जैसे बॉडी जल रही है उस तरह की बदबू आती है। तो लोग सोचते हैं क्या जल रहा है, कोई जानवर जल रहा है कि कुछ जल रहा है या किसी का बाल जल रहा है। तो ऐसा कुछ लोगों को महसूस होता है कि कुछ तो जल रहा है। तो लोग आसपास देखते हैं। जब आसपास देखते हैं तो कुछ लोगों को धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है झाड़ियों के बीच से। तब लोग वहां पर जाते हैं और वहां का सारा दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि एक इंसान लगभग जल चुका है, खाली उसका एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है कि बॉडी जल रही है ऐसा। अब पूरा लगभग जल चुका है, एकदम झुलस चुका है, उसकी पूरी स्किन जल चुकी है। अब ये पूरा दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह जाते हैं, यानी एक इंसान जल गया यहाँ पर। अब कैसे जल गया, अब ये देखकर क्लियर था कि ये यहीं पर मरा है, क्योंकि आसपास जैसे कि पड़ा है, पड़े पड़े किसी ने इस पर आग लगा दिया है, ऐसा ही देखकर क्लियर हो रहा था सीन ऑफ क्राइम को। अब ये लोग तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। नज़दीकी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है घटनास्थल पर, और वहाँ का जो एविडेंस है वो कलेक्ट करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। जो भी कुछ बचा है बॉडी उसे अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस अब उस बॉडी का, उस सीन ऑफ क्राइम का फोटोज क्लिक कर लेती है। अब फोटोज को देखकर तो पुलिस को ये भी नहीं पता चल रहा था ये मेल है या फीमेल, लेकिन किसी तरह डिस्टिंग्विश कर ली पुलिस की ये मेल है या फीमेल। तो पता चला कि ये मेल है। अब ये बॉडी किसकी है, ये आया कहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और सवाल था। पुलिस की टीम उस घटनास्थल का जांच कर ही रही थी, तभी अचानक कुछ लोग आते हैं, यानी एक औरत और एक आदमी आते हैं। रोते हुए आते हैं, लगभग रोते हुए आते हैं। बोलते हैं मेरा बेटा कहाँ है, ऐसा बोलते हैं और रोने लगते हैं। पुलिस किसी तरह उन्हें चुप कराती है। चुप कराने के बाद उनसे पूछताछ करती है कि क्या हुआ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा बेटा है जला हुआ। तो बताते हैं कि उसके दोस्तों ने बताया कि जो विक्रांत है वो सुसाइड कर लिया है। अब विक्रांत कौन है, पुलिस पूछती है विक्रांत कौन है। तो ये बताते हैं, जो बुजुर्ग पति पत्नी हैं जो दौड़ते हुए रोते हुए वहां पर पहुंचे हैं, वो बताते हैं कि विक्रांत हमारा बेटा है और वो जल गया है यहाँ पर। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली। तो बताते हैं कि उसके दोस्तों ने बताया कि विक्रांत खुदकुशी कर लिया है, जल गया है, खुद आग लगा लिया अपने आप को। जब ये बात पुलिस सुनती है तो हैरान रह जाती है। पुलिस पूछती है उनसे कि तुम्हारा बेटा कब से गायब है। तो बताते हैं कि 16 जनवरी से ही हमारा बेटा गायब है और हमने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन भी कराया है। ये ऐसी बात करते। तो पुलिस जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन, वहाँ का जो मिसिंग कंप्लेन है उसे वेरीफाई करती है। तो देखती है मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज हुआ है। और पुलिस इनकी बातों पर विश्वास करती है। बॉडी तो पहचान में नहीं आती है, फिर भी वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो बॉडी, जो भी बचा खुचा बॉडी पार्ट्स है जो भी रखा हुआ है, तो उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं माता पिता। तो पहचान तो नहीं पाते हैं, लेकिन विक्रांत ही है, दोस्तों ने कहा है और वहीं पर बॉडी भी मिली है, तो विक्रांत ही हो सकता है। अब किसी तरह उनके माता पिता को चुप कराया जाता है और घर भेजा जाता है और पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब विक्रांत को कौन मार सकता है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, ना कि बॉडी का कोई चेहरा है, ना कुछ है, ना वहाँ पर घटनास्थल पर सीन ऑफ क्राइम से कोई एविडेंस मिला है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने ये केस सॉल्व करना। अब पुलिस आगे बढ़ती है इस केस में। अब पुलिस किसी भी केस में आगे बढ़ने से पहले जो टेक्निकल सर्विलांस है उसे पहले जांच करती है। तो पुलिस अब मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसके, वो अब चेक करना शुरू करती है। तो पुलिस को लैपटॉप अब तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन उसका मिलता है। मोबाइल फ़ोन जब मिलता है तो पुलिस उस मोबाइल फ़ोन का सीडीआर निकालती है। अब मोबाइल फ़ोन का पुलिस जब सीडीआर निकालती है तो सीडीआर में एक नंबर से फ्रेंकली बात होती थी, यानी लगातार बात होती थी। पुलिस जब ये नंबर देखती है कि ये नंबर किसका है,
जब उस नंबर पे कॉल करती है तो उस वो भी नंबर स्विच ऑफ है। पुलिस को ये बात नागवार गुजरी कि ये नंबर बंद है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। अब पुलिस चैटिंग खंगालती है कि चलो कॉल डिटेल तो खंगाला, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग होती है क्या? तो एक नंबर से, जो नंबर था उसी पर चैटिंग भी होती थी, जो नंबर मिला था उस पर चैटिंग भी व्हाट्सएप पर होती थी, जो अक्सर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच होती है। तो पुलिस को ये कंफर्म हो चुका था ये विक्रांत की गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब पुलिस उसको ट्रेस करती है, ट्रेस करने की कोशिश करती है और नंबर तो बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन मिलता है कि वो हरियाणा के पानीपत से वो ऑपरेट होता है वो नंबर। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सुल्तानपुर से कई 100 किलोमीटर दूर पर जो पानीपत है हरियाणा का, वहाँ से ये नंबर चालू था, यानी वहाँ से ऑपरेट हो रहा था। अब पुलिस को ये बात पता चल जाती है तो पुलिस की एक टीम ट्रैप करने वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर पुलिस कुछ दिनों तक उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है उस लोकेशन में और उस नंबर को ऑन रखती है। यानी ये ट्रैक मतलब कि कब नंबर ऑन हो, कब किसी से बात हो और नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन मिले उस समय, तो पुलिस वहाँ की पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंच गई थी और एक टीम ट्रेस कर रही थी। आखिरकार पुलिस को वो लड़की तो नहीं मिलती है लेकिन विक्रांत दिखता है। पुलिस की जब टीम वहां पर गई तो उस नंबर के साथ विक्रांत दिखता है, यानी जो लड़का, जो फोटो जिसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी, वो विक्रांत वहां पर दिखता है। पुलिस ये सारे दृश्य देखकर उसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इंसान मर चुका है वो इंसान घूम रहा है हमारी आंखों के सामने, जिसे हम लड़की को पकड़ने आए हैं, और लड़का खुद यहाँ पर मौजूद है, यानी मरा कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन पुलिस को कंफर्म नहीं था कि वो विक्रांत ही है। लेकिन जो पुलिस के साथ जो साथी गए थे वो वेरीफाई कर रहे थे, वो प्रूफ कर रहे थे कि ये विक्रांत ही है। पुलिस अब बिना समय गवाए तुरंत उसको हिरासत में लेती है। तो हिरासत में लेती है तो वो तो मना करता है, वो तो बताता है कि मेरा नाम विक्की है, ना कि विक्रांत। लेकिन पुलिस को उस पर कुछ गड़बड़ होता है क्योंकि वो तरह तरह की बातें करता है। तो पुलिस तुरंत उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे तुरंत सुल्तानपुर लाया जाता है और पुलिस स्टेशन में सवाल जवाब शुरू होता है। अब कहानी जानना तो जरूरी है कि हुआ क्या था और विक्रांत गायब क्यों था, उसका मोबाइल फोन वहां पर क्या कर रहा था, और जो इंसान मरा है वो कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस केस में कई पहेली थी। अब पुलिस पहले तो पूछती है कि वो इंसान कौन है जो वहां पर मरा मिला है। पुलिस को एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने निकल कर आती है। पता चलता है कि ये जो विक्रांत है, विक्रांत जब पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो वो विक्की बनकर घूम रहा है, वो स्वीकार करता है कि मेरा नाम ही विक्रांत है और वो बताता है कि मेरे दोस्त हैं अनुज और शक्तिमान। अब केस में ये कहानी सामने निकल कर आती है। पता चलता है जो विक्रांत है उसके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है, अब वो उसे चुका नहीं पा रहा था। तब वो क्या दिमाग लगाता है, जो अनुज है, जो शक्तिमान है, वो उसे आइडिया देते हैं कि अगर तुम मर जाते हो तो लोन वाले तुम्हें खोजेंगे नहीं और तुम बच जाओगे इस लोन को भरने से। उनकी शैतानी खोपड़ी से ये जो आइडिया निकला था ना, वो आइडिया किसी की जान लेने वाला था। अब वो लोग क्या करते हैं कि मरने का, यानी विक्रांत को मारने का नाटक रचते हैं। यानी विक्रांत को सब, यानी बैंक वालों को पता चल जाएगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा विक्रांत मर गया है तो लोन माफ हो जाएगा या लोन वाले विक्रांत को ढूंढना बंद कर देंगे, ये इनका मकसद था। अब वो लोग एक खतरनाक प्लानिंग करते हैं। अब वो लोगों की नज़र में एक आदमी था जिसका नाम द्वारिका नाथ था। वो ड्राइवर थे, वो दुकानों में सामान पहुंचाते थे, लेकिन उनकी एक आदत बहुत खराब थी। उनको नशे की आदत थी, शराब पीने की। अब वो शराब पीने के लिए किसी के साथ भी चले जाते थे, उनको शराब की लालच थी, कोई भी पिलाता था तो उसके साथ चले जाते थे। और ये कमजोरी उनको पता चल गई थी, यानी विक्रांत और उसके दोस्त अनुज और शक्तिमान को। अब क्या होता है कि ये लोग प्लानिंग के तहत जो द्वारिका नाथ जी हैं उन्हें शराब पिलाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं, यानी सॉफ्ट टारगेट करते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि वो लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। उन्हें खूब शराब पिलाते हैं लोग। शराब पिलाने के बाद उन्हें जंगल में ले जाकर जब वो बेहोशी की हालत में हो गए तो उस जिंदे इंसान को आग के हवाले कर दिया है इन तीनों ने। और ये तीनों इतने बेरहम हैं कि वो तीनों वहां पर मौजूद रहें और खड़े होकर देखते रहें जब तक वो आदमी जल नहीं गया पूरा लगभग, तब तक वहां पर खड़े रहे। वो आदमी तड़प तड़प कर जलता रहा और ये तीनों वहां पर मौजूद थे, विक्रांत, अनुज और शक्तिमान। सोचिए, इंसान अपने किसी स्वार्थ के लिए
इसमें तो द्वारिका नाथ जी जो कहाँ के थे, उनका परिवार कहाँ होगा, वो कमाने के लिए सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवरी करते थे, लेकिन ये बेरहम लोगों ने उन्हें टारगेट किया क्योंकि वो उनकी एक कमजोरी थी। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उस कमजोरी का फ़ायदा उठाया और उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया। क्या विभत्स नज़ारा होगा, ये सोच के भी कांप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इन तीनों ने आग के हवाले कर दिया और विक्रांत हरियाणा रवाना हो गया। लोगों को लगे और अपने दोस्तों को बता दिया और इन्होंने फैला दिया कि विक्रांत सुसाइड कर लिया है, अपने आप को आग के हवाले कर दिया है और बॉडी को जलता हुआ छोड़ दिया, क्योंकि बॉडी पहचान में ना है कि विक्रांत की बॉडी है या किसी और की बॉडी है। सोचिए, अगर पुलिस की टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से अगर हरियाणा नहीं गई होती तो ये साबित हो जाता कि विक्रांत मर गया है और द्वारिका नाथ जी एक मिसिंग कंप्लेन बनकर रह जाते हैं। और बेचारे, उनका परिवार कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये काफ़ी एक इमोशनल नज़ारा है कि उनका परिवार इस समय क्या कर रहा होगा। इस केस पर और इन तीनों लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर आपकी क्या नज़रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।